नमस्कार आप सभी को। आज हम परिवार के बारे में अध्ययन करेंगे। परिवार समाज की आधारभूत इकाई है जो मानव के विकास के सभी स्तरों पर पाई जाती रही है, चाहे इसके रूप एवं प्रकार भिन्न भिन्न ही क्यों न रहे हों। एक सामाजिक संस्था एवं समूह के रूप में परिवार अनेक कार्य करता है। शारीरिक आवश्यकताओं से इसका जन्म होता है। परिवार प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता है। यह नवजात शिशु का उचित पालन पोषण, शिक्षा, दीक्षा, समाजीकरण और आर्थिक तथा धार्मिक कार्यों को भी पूर्ण करता है। मेलिनोवस्की का कथन है कि विवाह ही नातेदारी व्यवस्था का फाउंटेन हेड है। विवाह से ही एक नया परिवार अस्तित्व में आता है। परिवार और विवाह सार्वभौमिक संस्थाएं हैं और इनके द्वारा ही समाज अपने सदस्यों के यौन व्यवहारों का भी नियंत्रण करता है। यदि ऐसा ना हो तो समाज में अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। परिवार की स्थापना द्वारा यौन तृप्ति समाज द्वारा स्वीकृत विधि है। इसलिए लूसी मेयर लिखते हैं, परिवार का कानूनी आधार विवाह है। वैसे तो कई समाजों में विशेष उत्सवों आदि पर यौन व्यवहारों की छूट देखने को मिलेगी, परंतु कई समाजों में परिवार के बाहर भी यौन व्यवहार प्रचलित हैं जो विवाह के पूर्व एवं विवाह के बाहर यौन व्यवहार के रूप में माने जाते हैं। बोहनन के अनुसार परिवार लगभग सभी स्थानों पर यौन क्रियाओं के नियमन और समाज के नए सदस्यों की भर्ती के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार परिवार ही नए सदस्यों को जन्म देकर समाज की निरंतरता बनाए रखता है। परिवार का अर्थ एवं परिभाषा। दुबे के अनुसार परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त रहती है। उनमें कम से कम दो विपरीत यौन व्यक्तियों को यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति रहती है। लूसी मेयर के अनुसार परिवार एक गृहस्थ्य समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति और उनकी संतान रहती है। मैकाइवर एवं पेस के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। परिवार के विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परिवार का निर्माण करने के लिए दो विषम लिंगियों का होना आवश्यक है, जिन्हें यौन संबंध स्थापित करने की समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो। दूसरे शब्दों में परिवार के लिए पति पत्नी का होना आवश्यक है, लेकिन केवल पति पत्नी से परिवार का निर्माण पूर्ण नहीं हो जाता, वरन इसमें उनके द्वारा पैदा किए गए बच्चे भी सम्मिलित हो रहते हैं। तो इस प्रकार हमने परिवार का अर्थ एवं परिभाषा देखी। तो अब हम परिवार की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। परिवार की विशेषताएं क्या है? मैकाइवर एवं पेज ने परिवार की कुछ सामान्य विशेषताओं का उल्लेख किया है जो सभी समाजों में तथा सभी स्थानों में पाए जाने वाले परिवारों में देखने को मिलती हैं। प्रथम, विवाह संबंध। विवाह के कारण ही परिवार अस्तित्व में आता है। विवाह द्वारा ही स्त्री व पुरुष को यौन संबंध स्थापित करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है, जिसके परिणाम स्वरूप संतानें जन्म लेती हैं और परिवार का निर्माण होता है। विवाह का एक स्वरूप। दो विषम लिंगियों में संबंध स्थापित करने एवं उन्हें स्थायी बनाए रखने की समाज द्वारा स्वीकृत संस्थात्मक व्यवस्था ही विवाह है। इस विवाह के कई रूप समाजों में प्रचलित हो सकते हैं। एक समय में एक स्त्री व एक पुरुष का वैवाहिक बंधन एक विवाह के नाम से जाना जाता है। वर्तमान सभ्य समाजों एवं खासी, संथाल एवं कदार जनजातियों में यह विवाह पद्धति ही प्रचलित है। जब एक समय में एक पुरुष के एक से अधिक पत्नियां हो तो उसे हम बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। गौड़, बेंगा एवं कई जनजातियों में यह प्रथा हमें देखने को मिलती है। वंश नाम की एक व्यवस्था। सभी परिवारों में बच्चों का वंश के आधार पर नामकरण करने का कोई ना कोई आधार होता है। उसी के नाम से परिवार के बच्चे पहचाने जाते हैं। इसे हम उपनाम या वंश नाम कहते हैं। पितृवंशीय परिवारों में यह नामकरण पिता के वंश के आधार पर होता है, जबकि मातृवंशीय परिवारों में माता के वंश के आधार पर। भारत में हिंदुओं एवं भील, कंजर, मीना, संथाल, हो तथा अनेक जनजातियों में नामकरण पितृवंशीय आधार पर होता है, जबकि खासी, गारो और नायर में बच्चे का वंश नाम माता से ग्रहण करते हैं। आर्थिक व्यवस्था।
परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करने तथा उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था सभी परिवारों में देखने को मिलती है। अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही सदस्यों का भरण पोषण होता है। सामान्य निवास। परिवार के सभी सदस्यों के निवास की कोई ना कोई व्यवस्था अवश्य होती है। विवाह के बाद पति पत्नी पति के पिता के यहाँ रहते हैं तो उसे पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। कुछ जनजातियों को छोड़कर अधिकांश में यही व्यवस्था देखने को मिलती है। विवाह के बाद जब पति अब पत्नी के घर जाकर रहता है तो उसे मातृस्थानीय परिवार की संज्ञा दी जाती है। यह व्यवस्था नायर, गारो, खासी आदि जनजातियों में पाई जाती है। लेकिन जब विवाह के बाद नवविवाहित दंपत्ति ना तो मातृपक्ष के साथ और ना ही पितृपक्ष के साथ रहते हैं वरन अलग निवास बनाकर रहते हैं तो इसे हम नवस्थानीय परिवार की संज्ञा देते हैं। सार्वभौमिकता। परिवार की उपस्थिति सार्वभौमिक है। कोई भी समाज चाहे वह आधुनिक हो या प्राचीन, नगरीय हो या ग्रामीण, सभी में परिवार देखने को मिलता है। भावनात्मक आधार। परिवार के सदस्य भावनात्मक संबंधों से बंधे होते हैं। माता पिता एवं बच्चों के बीच त्याग एवं वात्सल्य की भावना पाई जाती है। रचनात्मक प्रभाव। मनुष्य जन्म लेने के बाद सर्वप्रथम परिवार के संपर्क में ही आता है। परिवार के सदस्यों का शिशु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। परिवार व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके व्यवहार, मनोवृत्ति, आदतों आदि पर परिवार की गहरी छाप होती है। इसलिए ही कूले परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका कहते हैं। सीमित आकार। अन्य वृहद समूहों की तरह परिवार की सदस्य संख्या 100, 200, 300 से अधिक नहीं हो सकती। इसका कारण प्राणीशास्त्रीय है। पुरानी पीढ़ी वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और नई पीढ़ी के आने पर भी सदस्यों की संख्या एक निश्चित सीमा तक ही बनी रहती है। सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। परिवार की सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति है और समाज का निर्माण भी परिवार रूपी इकाइयों के रूप में मिलने से होता है। अरस्तु ने समुदाय को परिवारों का योग माना है। आदिम समाजों में तो कई ऐसे संगठन हैं जैसे गोत्र, भ्रातृदल, वंश आदि जिनकी सदस्यता परिवार के आधार पर ही प्राप्त की जाती है। सदस्यों का उत्तरदायित्व। प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों से कुछ उत्तरदायित्व निभाने की अपेक्षा रखता है। संकट के समय व्यक्ति अपने समाज व देश के लिए त्याग व बलिदान करता है, परंतु परिवार के लिए तो वह सदैव ही कुछ न कुछ करता ही रहता है। परिवार के लिए वह बड़े से बड़ा त्याग भी करने को तैयार रहता है। सामाजिक नियंत्रण। परिवार पर सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। अनेक ऐसे नियम, प्रथाएं एवं रूढ़ियां हैं जो परिवार को बनाए रखने एवं उस पर नियंत्रण रखने में योग देती हैं। कोई व्यक्ति मनमाने ढंग से ना तो विवाह कर सकता है और ना ही परिवार का निर्माण कर सकता है, वरन उसे इस हेतु सामाजिक नियमों व कानूनों का पालन करना होता है। परिवार की स्थायी और अस्थायी प्रकृति। एक सीमित रूप में परिवार स्थायी भी है और अस्थायी भी। सदस्यों की मृत्यु, पृथक्करण, तलाक आदि से एक परिवार की सदस्यता त्यागी जा सकती है, लेकिन एक संस्था के रूप में परिवार अमर है। संस्था के रूप में परिवार के नियम और कार्य प्रणाली आते हैं जो परिवार को स्थायित्व प्रदान करते हैं। इसलिए ही आदिकाल से अब तक परिवार किसी न किसी रूप में बना हुआ है। परिवार के प्रकार। समाज की आधारभूत एवं मौलिक इकाई होने के नाते परिवार समाज की सार्वभौमिक संस्था है। आज मानव ने अनेक आश्चर्यजनक आविष्कार किए हैं, फिर भी वह ऐसी संस्था का आविष्कार नहीं कर सका जो परिवार का स्थान ले सके। परिवार द्वारा किए जाने वाले कार्यों को हम दो भागों में बांटते हैं। प्रथम सार्वभौमिक कार्य और द्वितीय वे कार्य जिनका निर्धारण अलग अलग संस्कृतियों में वहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा होता है। इन्हें हम परंपरागत कार्य कह सकते हैं। मौलिक एवं सार्वभौमिक कार्यों में यौन इच्छाओं की तृप्ति, संतानोत्पत्ति, बच्चों का लालन पालन एवं मनोवैज्ञानिक कार्यों को हम सम्मिलित करते हैं। इसके अलावा परिवार के प्राणी शास्त्रीय कार्य हैं जिनमें हम संतानोत्पत्ति, प्रजाति की निरंतरता को मानते हैं। शारीरिक कार्य हैं जैसे शारीरिक रक्षा, बच्चों का पालन पोषण, भोजन का प्रबंध करना आदि। आर्थिक कार्य हैं परिवार के जैसे उत्तराधिकार का निर्धारण कि संपत्ति और पदों में पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को हस्तांतरण की व्यवस्था करती है।
परिवार एक उत्पादक एवं उपभोग की इकाई है। परिवार में श्रम विभाजन पाया जाता है। आय तथा संपत्ति का प्रबंध होता है। यह परिवार के आर्थिक कार्य हैं। इसके अतिरिक्त धार्मिक, राजनीतिक कार्य भी हैं। परिवार बच्चों का समाजीकरण का कार्य करता है, शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। परिवार अपने सदस्यों में मानसिक सुरक्षा और संतोष प्रदान करता है। परिवार संस्कृति का हस्तांतरण करता है। परिवार मानवीय अनुभवों का हस्तांतरण करता है। परिवार अपने सदस्यों के लिए मनोरंजन का कार्य भी करता है। परिवार अपने सदस्यों पर सामाजिक नियंत्रण का कार्य भी करता है। धन्यवाद।